हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टॉप स्टडी। हम लोग एसएससी सीजीएल 2024 में जो इसका प्री का एग्जाम हुआ था उसके शिफ्ट वाइज मैथ के क्वेश्चंस का डिस्कशन कर रहे थे। ये इलेक्शन ड्यूटी और कुछ तबियत खराब हो जाने के कारण हम 10 दिनों से वीडियो डाल नहीं पा रहे थे। टोटल 15 शिफ्ट का वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं। ठीक है, 15 शिफ्ट में जो भी मैथ के क्वेश्चन आए हैं उसका सोल्यूशन का वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। ये हम लोग का आज 16वां शिफ्ट होगा। 10 दिनों का गैप हो गया था, इसके लिए सॉरी। फिर हम रेगुलर रहेंगे। ठीक है, ये 16वां शिफ्ट है। टोटल 36 शिफ्ट में एसएससी सीजीएल प्री का एग्जाम हुआ था। 16वां शिफ्ट है। 17/9/2024 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए मैथ के क्वेश्चंस को देखेंगे। इसका प्लेलिस्ट बना दिया है, आप लोग वहां पे जाइए। प्लेलिस्ट में टोटल 15 शिफ्ट का वीडियो मिल जाएगा, वहां आप लोग देख लीजिए। और टेलीग्राम पे जाके जुड़ जाइए, वहां पर हम पहले पीडीएफ देते हैं, उसके बाद उसका वीडियो सोल्यूशन जो यूट्यूब पे अपलोड करते हैं उसका लिंक भी देते हैं। ठीक है, तो पहले खुद बना लेना है, जो बनता है वो सही है, नहीं बनता है वो अपना वीडियो में देख लेना है। ठीक है, तो चलते हैं आज का 17/9/24 के फर्स्ट शिफ्ट में जो भी मैथ के क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका डिस्कशन देखते हैं। चलते हैं इसके मैथ के क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन है, अक्षरा और सिद्धार्थ क्रमशः 8 किलोमीटर प्रति घंटा और 10 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से स्थल P से Q तक 72 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। सिद्धार्थ स्थल Q पर पहले पहुंचता है और तुरंत लौटता है, और अक्षरा से स्थल R पर मिलता है, तो P और R के बीच का दूरी क्या होगा बताना है। ठीक है, देखिए P से Q तक 72 किलोमीटर की दूरी है, ये तो पहले ही क्लियर है। और अक्षरा और सिद्धार्थ ए और एस है। अक्षरा 8 की चाल से और सिद्धार्थ 10 की चाल से P से Q की ओर दूरी तय करती है। सिद्धार्थ का चाल अधिक है, पहले यही पहुंचेगा। वही सिद्धार्थ Q पर पहुंचने के बाद यहाँ P से चल के Q पर पहुंचा और तुरंत लौटता है। तो जब यहाँ से ये लौट रहा था, लौटते वक्त और अक्षरा तो आ ही रही होगी, पहले पहुंच गया था सिद्धार्थ, R पर मिलता है, यही बोल रहा है। यानी सिद्धार्थ यहाँ से चलते हुए Q पर पहुंचा, वापस आ रहा है, और अक्षरा यहाँ से अभी R पर पहुंची ही है, तो R पर मिलता है। तो हमसे P और R का डिस्टेंस पूछ रहा है, क्या होगा। ठीक है, यही क्वेश्चन में बोला गया है, P R का डिस्टेंस क्या होने वाला है। टोटल है 72। हम मान लेते हैं P R का डिस्टेंस को D ही मानते हैं। डिस्टेंस क्या है, D। टोटल P Q 72 है, तो R Q क्या होगा। इस 72 में से यदि हम D माइनस कर दें, टोटल तो 72 था, P R का डिस्टेंस D है, 72 में से D माइनस किए तो 72 माइनस D क्या हो गया, R Q की दूरी। ठीक है, अब देखिए P से सिद्धार्थ चल के Q पर गया होगा, तुरंत लौट के R पर पहुंचा, जो भी समय लिया होगा उतना ही समय अक्षरा भी P से R तक पहुंची होगी, क्योंकि दोनों साथ में चलना चालू किया, तो R पर पहुंचने तक में दोनों ने सेम समय लिया, तो दोनों का हम लोग समय इक्वल कर देंगे। ठीक है, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे में चाल। देखिए D दूरी तय की है कौन, P से R तक का D दूरी माने हैं। D दूरी तय की है अक्षरा, किस चाल से, 8 की चाल से, तो D बटे 8 क्या होगा, अक्षरा द्वारा लिया गया समय, उतना ही समय सिद्धार्थ भी चला है। सिद्धार्थ कितना दूरी तय किया, P से Q तक गया 72 किलोमीटर, फिर Q से R तक भी बैक आया था, तो 72 माइनस D है ये। इतना दूरी तय किया किस चाल से, 10 की चाल से, बट्टे 10, दूरी बटा 4 समय। ये था अक्षरा का समय, ये है सिद्धार्थ का समय, दोनों हो गया इक्वल, एक ही समय लगना है। इसे कैलकुलेट कर दीजिए, डी का वैल्यू आ जाएगा 64 किलोमीटर। पता क्या होगा समझ में, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 आंसर। कुछ नहीं है, तुरंत कैलकुलेशन हो जाएगा, कर लीजिएगा, हम कंसेप्ट बताते हुए बढ़ते जाएंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट 2 नंबर पे। के का वह न्यूनतम मान ज्ञात करें जिसके लिए 7 अंकों वाली संख्या, ये जो दे रखा है, 6 से विभाज्य हो। 249 के 876, ये 6 से विभाज्य होना चाहिए। के का न्यूनतम वैल्यू बताना है, मिनिमम वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो कोई भी संख्या 6 से विभाज्य होगी तो किस किस से वो कटेगी, तो 6 का गुणनखंड देखेंगे पहले। जब भी ऐसा क्वेश्चन है जिससे विभाज्य हो बोल रखा हो, उसका गुणनखंड तोड़िए। 6 से कट रहा है मतलब ये 2 से भी कटेगा और 3 से भी कटेगा, तभी तो वो 6 से कटेगा। तो कोई भी संख्या 2 से कब कटती है, जब उसके इकाई स्थान पर जो अंक है वो 0 हो या सम संख्या हो। ठीक है, तो वो क्या होते हैं, 2 से कटते हैं। लास्ट में 6 है, 2 से कटना तय है, तो इस रूल से के का वैल्यू हम पता नहीं कर पाए। अब देखते हैं 3 से। तो कोई भी संख्या 3 से कब कटती है, जब दी गई संख्या के अंकों का योग 3 से कटे। जैसे 5, 8, 9 हम बोल रहे हैं 3 से कटेगा, जोड़ के देखिए, 8, 5, 13 और 9 क्या होता है, 22। 22 3 से कटती है, नहीं कटती है, इसलिए 589 3 से नहीं कटेगी। क्लियर, तो यानी अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। तो अंकों को जोड़िए, 4, 2, 6 और 9, 15, 8, 7, 15, 15, 30, 36। ये के छोड़ के सभी का योग है 36, देखो प्लस में के भी बचा हुआ है, तो 36 प्लस के जो है 3 से कटना चाहिए, तब ये संख्या 3 से कटेगी। तो के हम न्यूनतम क्या ले, देखिए अगर हम 0 लेते हैं के न्यूनतम, तो 36 प्लस 0 क्या होता है, 36। 36 तो 3 से कट रहा है, यानी के 0 लेने पर ये संख्या 3 से कटेगी, इसलिए न्यूनतम वैल्यू पूछ रहा है, 0 पर ही हो गया। पता गया समझ में। चलते हैं नेक्स्ट 3 नंबर पे। यदि x ग्रेटर देन 1 है और
एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर 83 है, तो हमसे पूछ रहा है x³ माइनस 1/x³ का मान क्या होगा, ये हम लोग से पूछा जा रहा है। ठीक है, देखिए कहीं पर भी x माइनस 1/x का वैल्यू कुछ दे रखा हो, मान लेते हैं a है, और हमको x³ माइनस 1/x³ का वैल्यू पूछे तो क्या करना है, a³ प्लस 3 है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, वही चीज यहाँ पर देखिए, ये बताना है हमें, तो x माइनस 1/x बराबर पता करते हैं पहले क्या होगा, तो इस तरह हम लोग पुट करके निकाल देंगे। ये क्लियर, ये समझ में आ रहा होगा। और ध्यान रखना है कहीं भी x² प्लस 1/x² बराबर यदि a हो, कहीं दे रखा हो, हमसे x माइनस 1/x का वैल्यू पूछे, तो करना है रूट अंडर a माइनस 2। ठीक है, यही यदि x² प्लस 1/x² बराबर a, x माइनस 1/x पूछा तो ये करना है, और x प्लस 1/x पूछा तो रूट अंडर a प्लस 2 कर देना है। ये ध्यान रखना है, तुरंत बन जाएगा। ठीक है, जब इसका चैप्टर बताएंगे तो पूरा डिटेल में और बताएंगे, जितने भी होते हैं सब के सब। ठीक है, x² प्लस 1/x बराबर 83 है, हमें पता करना है x माइनस 1/x, तो क्या करेंगे, रूट अंडर a माइनस 2, तो रूट अंडर a है 83, 83 माइनस 2, रूट अंडर क्या गया 81, यानी 9 बाहर आया, यानी x माइनस 1/x का वैल्यू क्या हुआ 9, हमें बताना है x³ माइनस 1/x³, तो पुट कर दीजिए, तो हो जाएगा 9 का क्यूब प्लस 3 गुने 9, पता है समझ में। अब 9 का क्यूब कितना होता है, 9 9 81 या 729 आ जाएगा। ठीक है, और 9 तिया 27, जोड़ दीजिए दोनों को, 756 हो गया इसका आंसर, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, आ रहा है समझ में। जो भी क्वेश्चन समझ में ना आए वो कमेंट बॉक्स में बताया करिए, उस क्वेश्चन का स्पेशल वीडियो बना के हम अपलोड कर देंगे, उसमें क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट 4 नंबर पे। के किस मान के लिए समीकरण निकाय, दो इक्वेशन है, दो चर वाला एक समीकरण कहलाते हैं ये, एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है, का कोई हल नहीं होगा, तो के का वैल्यू बताना है क्या होगा। 3 कंडीशन होते हैं, हम पिछले वीडियो में ही बता चुके हैं। ठीक है, जब भी कोई हल ना हो और दो चर वाले दो समीकरण दे रखा हो, जैसे ax प्लस by प्लस c बराबर 0, लिख लेते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, कोई हल ना हो, देखिए तो x का कॉफिशिएंट यानी a/a1 बराबर b/b1 बराबर नहीं होता है c/c1, ये कंडीशन ध्यान रखना है, जब कोई हल नहीं होता है। ठीक है, और बोले जाते हैं जब अनंत हल हो, जैसे कोई हल नहीं हो एक कंडीशन हुआ, जब अनंत हल हो तब a/a1 बराबर b/b1 बराबर c/c1 होता है, ये ध्यान रखना है। और जब ओनली वन, केवल एक हल हो या अद्वितीय हल हो बोले, तो अद्वितीय हल बोले तो a/a1 बराबर नहीं होगा b/b1 के, ये चीज ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर तो ये कंडीशन है कोई हल नहीं होने का। दोनों इक्वेशन को लिखिए, kx माइनस 15y प्लस 7 बराबर 0, सेकंड है 7x माइनस 21y माइनस 19 बराबर 0, ये x का कोफिशिएंट है k, तो k यहाँ x का 7 है, बटे में 7 बराबर y का है माइनस 15 या नीचे y का -21, ये दोनों इक्वल होना चाहिए, इससे इक्वल कर दिए, इसी को हल करिए, माइनस से माइनस, 7 21 3 5 15, के का वैल्यू क्या आ गया 5, वही हमसे के का वैल्यू पूछ रहा था। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलते हैं नेक्स्ट 5 नंबर पे, नहीं आए कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करिए। नेक्स्ट, नीचे दी गई तालिका में एक कंपनी द्वारा 3 वर्षों में निर्मित 3 अलग अलग प्रकार की कारों एक्स वाई जेड की संख्या दी गई है, तालिका को ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और उसके बाद प्रश्न का उत्तर दीजिए। कार एक्स वाई जेड है, 3 वर्ष है, 20 21 22, तो वर्ष 2022 में कंपनी द्वारा निर्मित कारों का औसत संख्या क्या है। औसत क्या होता है, किसी का भी एवरेज पूछे तो सभी नंबर को जोड़ देना है और जितने भी हो उससे भाग देना है। ठीक है, तो 2022 में निर्मित कारों का एवरेज पूछ रहा है, इन तीनों को जोड़िए, ठीक है, और बट्टे 3 से भाग दीजिए, जो आ जाएगा वो एवरेज। पता है समझ में, इसको खुद कर लेना है। चलते हैं नेक्स्ट 6 नंबर पर। एक बेलनाकार बर्तन के आधार की परिधि 44 सेंटीमीटर है और इसकी ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है, इसमें कितने लीटर पानी आ सकता है, जल आ सकता है, यानी कि आयतन का बात कर रहा है। ठीक है, इसका आयतन बताना है लीटर में। तो बेलन क्या होता है, बेलनाकार बर्तन है, तो बेलन तो इस तरह होता है आकृति। ठीक है, तो आधार की परिधि, बेलन का आधार क्या होता है, वृत्ताकार, ये सेंटर है, यहाँ रेडियस होता है, ये इसका हाइट होता है। ठीक है, बेलन का आयतन का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम बराबर पाई आर स्क्वायर एच, हमें आर चाहिए, एच चाहिए, एच दे रखा है, आर पता करना है। तो बर्तन के आधार की परिधि, आधार क्या है वृत्ताकार, तो वृत्त की परिधि क्या होती है, वृत्त की परिधि यही दे रखा है 44, आधार तो वृत्ताकार है, वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर बराबर 44, 2 गुने पाई का वैल्यू 22/7 गुने आर बराबर 44, से खत्म, रेडियस क्या गया 7 सेंटीमीटर, ये के लिए रेडियस मिल गया। अब बताना है आयतन, तो पाई पाई का मतलब 22/7, आर है 7, तो 7 गुने 7 और हाइट है 25, इसे काट दीजिए, 7 से 7 गया, तो 22 गुने 7 गुने 25, इसे मल्टीप्लाई करिए, ये आ जाएगा 3850 सेंटीमीटर क्यूब। आ गया समझ में।
इतना है सेंटीमीटर क्यूब, हमको आंसर देना है लीटर में। तो ध्यान रखना है, देखिए आंसर पूछा हमसे लीटर में, 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर होता है 1 लीटर, यानी कि 1000 ml। ये क्लियर? जब हम इतना सेंटीमीटर क्यूब है, 3850 सेंटीमीटर क्यूब है, बदलना है लीटर में, 1000 से भाग दीजिए तो बट्टे 1000 बदल जाएगा ये लीटर में। 3.85 लीटर क्या हो गया इसका, इतनी इसमें जल की मात्रा आएगी। आ गया समझ में? चलते हैं नेक्स्ट 7 नंबर पर। किस कोण पर चाप की लंबाई वृत्त की परिधि की आधी होगी? सेम क्वेश्चन हो चुका है, ये भी समझा देते हैं एक बार। कोई सर्किल है, चाप क्या होता है, इसके परिधि का एक पार्ट ले लिए, मान लेते ए बी लिए, तो ये जो परिधि का ये पार्ट है ए से बी तक, यही होता है चाप कहलाता है। ठीक है, यहाँ चाप है ए बी, इसको इस तरह डिनोट करते हैं। ठीक है, तो चाप हो गया ए बी। तो यही पूछ रहा है किस कोण पर चाप की लंबाई वृत्त की परिधि की आधी होगी? किस कोण पर, किस कोण का बात कर रहा है? तो चाप द्वारा सेंटर पर बनाए गए इस कोण का बात कर रहा है। ये कोण का वैल्यू क्या ले, तो चाप की जो लंबाई है वृत्त की परिधि की आधी हो, तो वृत्त का परिधि तो पूरा होता है, इसका आधा होना चाहिए। यानी ए बी जो हम चाप ले रहे हैं, इस तरह ये पूरा चाप होना चाहिए, एकदम आधी। तब इस सेंटर पर बना कोण ये क्या होगा, ये पूछ रहा है किस कोण पर आधी होगी। तो पूरा होता है 360 डिग्री, ये पूरा कितना होता है 360 डिग्री, और आधी बताना है तो 180 पर आधी होगी चाप की लंबाई। क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट 8 नंबर पे। यदि एक दुकानदार चीनी को 44.8 प्रति केजी की दर से बेचता है तो वह 12% लाभ अर्जित करता है। पानी के रिसाव के कारण चीनी का 1/5 हिस्सा खराब हो जाता है, तो 5% लाभ प्राप्त करने के लिए शेष चीनी को प्रति केजी विक्रय मूल्य क्या होगा, बता। देखिए 1/5 हिस्सा खराब होता है, और कितना मात्रा है केजी में नहीं दे रखा है, तो कुछ भी मान के हम बना सकते हैं। मान लेते हैं हमारे पास पहले से 5 केजी था, इसका 1/5 हिस्सा खराब हो गया, 5 का 1/5 तो 1 हुआ, तो 1 हिस्सा खराब हो गया, तो अब मेरे पास 4 हिस्सा बचा है। यानी कि 5 केजी पहले था, तब मेरे पास खराब हो गया, 4 केजी बचा है। तो 5 केजी आइटम को पहले हम 44.8 रुपए प्रति केजी की दर से बेचे, गुने 44.8 रुपए प्रति केजी की दर से, तो मेरे पास कितना रुपए आया, इसको मल्टीप्लाई करिए, 224 रुपए मेरे पास आया था, जो कि 12% का प्रॉफिट दे रहा है। तो पांचों का क्रय मूल्य जो भी होगा उस पर हमें 12% का प्रॉफिट मिला, तो क्रय मूल्य का 112% कर सकते हैं। इतना ही पर हम लोग बेचे होंगे, जो कि 224 है, इससे ये कटा, तो क्रय मूल्य क्या निकल गया पांचों का 200। यानी 5 केजी हम माने, इसके लिए हम 200 रुपए क्रय मूल्य लगाए थे, प्रति केजी इतना पर बेच के 224 में बेच के 12% का प्रॉफिट लिए थे। बट 1/5 हिस्सा खराब होके हमारे पास चौथा 4 हिस्सा ही बचा हुआ है, 5 हिस्सा में से, यानी 4 केजी बचा हुआ है। अब किस रेट में बेचे तो 5% का प्रॉफिट हो। अब देखिए मेरे पास 200 रुपए का सामान है था पहले 5 केजी, बट अब हो गया 4 केजी, यानी पर केजी मेरा दाम 50 रुपए पड़ रहा है। अब रेट 1 केजी तो खराब हो गया, तो 50 रुपए पड़ रहा है, हमें अब 5% के प्रॉफिट पर बेचना है, यानी कि 105/100 पर बेचना है। बस इसे ही कैलकुलेट कर दीजिए, 0 से 0, 5 दूना 10, काट के आ जाएगा 52.5, यानी इतना रुपए में हम लोग इसे बेचेंगे, तब हमें पर केजी तो 5% का प्रॉफिट होने वाला है। आ गया समझ में? चलते हैं नेक्स्ट 9 नंबर पे। एक दुकानदार अपने क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है और वह 30% की छूट देता है, तो उसका हानि परसेंटेज बताना है क्या होगा। ये 20% अधिक मूल्य अंकित करता है, तो क्रय मूल्य जो भी है उससे 20% अधिक हम सेलिंग प्राइस अंकित करते हैं, तो कुछ भी मानते हैं 100 माना सबसे बेहतर है। क्रय मूल्य 100 माने, 20% अधिक यानी कि 120 रुपए हम अंकित किए दाम। अब 30% का डिस्काउंट दे रहे हैं, तो जो भी रेट रखे हैं अंकित मूल्य है, मार्केट प्राइस होगा, सेलिंग प्राइस नहीं। मार्केट प्राइस क्या हो गया 120, हम इस पर 30% का डिस्काउंट देंगे, यानी कि 120 का 30% निकाल के इसमें से घटा दीजिए, वही हो गया सेलिंग प्राइस। या 30% का छोड़ देते हैं तो 100 में से 30 गया 70%, 120 का निकालते हैं 70%, इतना हम लोग सेलिंग कर रहे होंगे। ठीक है, 12×7=84, यानी 100 रुपए में खरीदे, 84 में बेच रहे हैं, कितना का लॉस, 16 का लॉस, यानी कि 16% का लॉस। 100 पर तुलना करेंगे तो 9% आ जाएगा, 16% का हमें क्या हो रहा था, लॉस। आया क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट 10 नंबर पे। उस त्रिज्या खंड के केंद्रीय कोण का माप ज्ञात कीजिए, इसका क्षेत्रफल 16 पाई और त्रिज्या 8 है। देखिए त्रिज्या खंड है, एक सर्किल लेते हैं, मतलब त्रिज्या खंड क्या है, ये सेंटर है, इस तरह का आकृति बना दिया। ठीक है, रेडियस है, रेडियस है, यही पार्ट जो है यही कहलाता है त्रिज्या खंड। ठीक है, ये बीच के एंगल को हम लोग कुछ भी होगा इसको थीटा मानते हैं। ठीक है, ये हुआ त्रिज्या खंड। तो त्रिज्या खंड का एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा, ध्यान रखना है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा बट्टे में 360 डिग्री। थीटा क्या है, त्रिज्या खंड के बीच जो कोण बनेगा वही, गुने पाई आर स्क्वायर। ठीक है, यही एरिया दे रखा है 16 पाई और त्रिज्या 8 है, यानी कि थीटा बट्टा 360 डिग्री गुने पाई आर स्क्वायर। ये एरिया जो है 16 पाई दे रखा है और रेडियस 8 है, तो रेडियस जगह भी 8 फुट करते हैं, पाई से पाई कैंसिल, थीटा बट्टा 360 डिग्री
रेडियस रखेंगे 8, तो 8 गुने 8 बराबर 16। ठीक है, 8 दूना 16, 2 चौके 8 है, 4 से कट के 90। ये थीटा बराबर क्या होगा? 90। कुछ नहीं बचा, तो 1 है, 90 इकाई 90। थीटा का वैल्यू क्या गया? 90 डिग्री। उसी कोण पर एरिया 16 पाए और त्रिज्या 8 हुआ। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 11 नंबर पे। ये सब सारे क्वेश्चन 2024 के प्री का है। 25 का भी प्री का शिफ्ट वाइज सारे सॉल्यूशन का वीडियो हम अपलोड कर देंगे। दिए गए पाई चार्ट एक क्षेत्र में वार्षिक कृषि उत्पादन टन दर्शाता है। कुल उत्पादन 86 टन है। ठीक है, राइस तो चावल, गेहूं, दाल, चना, मक्का, सबका उत्पादन दे रखा है। तो इस क्षेत्र में चावल का वार्षिक उत्पादन कितना है? तो चावल का बारे में पूछ रहा है। चावल है कितना? देखिए राइस 25%। टोटल उत्पादन का जो 25% है वो राइस है, यानी 8600 का 25%, 25/100 यही निकाल देना है, यानी 8600 का चौथाई, 2150 टन चावल का है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट 12 नंबर पे। किसी दुकानदार ने निम्नलिखित वस्तुएं आरुषि को बेचकर लाभ कमाया। तो दिए गए आंकड़ों के आधार पर उसने कुल कितना लाभ कमाया? तो मोबाइल का मूल्य है 20,000, उसने क्रय मूल्य पर 10% का लाभ, क्रय मूल्य दे रखा है सारे। फिर लैपटॉप का 72,000 दाम है, इस पर 20% का प्रॉफिट ले रहा है। मोबाइल कवर का 300 दाम है, 12% का प्रॉफिट ले रहा है। तो हमसे पूछा टोटल प्रॉफिट, टोटल लाभ कितना है, अमाउंट पूछ रहा है। ठीक है, तो 20,000 का 10% निकाल दीजिए, पहला का लाभ हो गया 20,000 का 10%, 2,000 रुपए। आता रहा समझ में? तो इस प्रकार 72,000 का 20% निकाल दीजिए, 300 का 12% निकाल दीजिए, तीनों लाभ को जोड़ दीजिए। बस वही हमसे पूछ रहा था। ठीक है, खुद कर लेना है। चलते हैं नेक्स्ट 13 नंबर पे। यदि सेक थीटा बराबर 29/10 है, तो हमसे 3 कॉसेक थीटा प्लस 3 कॉट थीटा का वैल्यू क्या होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, देखिए सेक थीटा बराबर क्या है दे रखा? सेक थीटा बराबर 29/20। ठीक है, अक्स बराबर होता क्या है? कर्ण बट्टे में आधार। ठीक है, देखिए उसको हल करके छोटा करके बना सकते हैं, नहीं तो एक तरीका वैल्यू पुट कर देंगे अभी, कर्ण आधार लंब निकाल के। तो हम लोग जानते हैं कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर 29 का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर नहीं पता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार क्या है? 20 का स्क्वायर। ठीक है, ये हल करिए, 29 का स्क्वायर जाएगा 841, 20 का स्क्वायर 4 भेजेंगे घटे 400 बराबर लंब का स्क्वायर है, तो घटे का रूट चढ़ जाएगा, यहाँ से आ गया 470 रूट अंडर बराबर निकल के आ गया 21। लंब हम लोग निकाल लिए, कितना हो गया? 21। अब बताना है हमें 3 कॉसेक थीटा प्लस 3 कॉट थीटा का वैल्यू। तो 3 कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है? ये होता है कर्ण बट्टा लंब। तो कर्ण क्या है? 29, लंब क्या निकला? 21 प्लस 3 कॉट थीटा क्या होता है? कॉट थीटा होता है आधार बट्टा कर्ण, यानी कि 20, आधार बट्टा लंब होता है 20 और बट्टे में 21। तो इसे ही कैलकुलेट कर दीजिए, 3 सते, ये भी 3 सते, इनका जोड़ करेंगे 7, ऊपर बचेगा 49, सते 49, यानी कि 7 आ गया इसका आंसर। क्लियर, चलते हैं नेक्स्ट 14 नंबर पर। दुर्लभ सिक्कों के संग्रह में प्रत्येक 4 गैर सोने के सिक्कों के लिए एक सोने का सिक्का है, यानी गोल्ड एक नॉन गोल्ड है। ठीक है, ये 4 है तो सोने का सिक्का 1 है। यदि संग्रह में 20 और सोने के सिक्के जोड़े जाते हैं, तो सोने के सिक्कों की संख्या और गैर सोने की सिक्कों की संख्या का अनुपात 2:3 हो जाता है। यानी गोल्ड में जो है 20 सोना और हम लोग ऐड कर देते हैं, तो 2:3 हो जाता है। तो संग्रह में सिक्कों की कुल संख्या अब कितनी हो जाएगी? 20 जोड़ने के बाद पूछ रहा है कितनी हो जाएगी। ठीक है, देखिए इसको 1x 4x रेशियो में लिख सकते हैं, 1x/4x। सोना कितना जोड़ रहा है? 20, तो जा रहा है 2/3। हल कर लीजिए, 3 गुने x 3x, 3 गुने 20 60, 4 दूना 8x। इधर भेजेंगे तो घट के 5x बराबर 60, x बराबर क्या गया? 12। तो पहले कितना हुआ? 12 गोल्ड था, 12x 12, 12 चौक 48 गोल्ड था, यानी 12 48, पहले 60 सिक्के थे हमारे पास। अब पूछ रहा है संग्रह में सिक्कों की कुल संख्या अब कितनी हो जाएगी? पहले 60 था, बाद में हम लोग 20 और जोड़े भी हैं, अब कितनी हो जाएगी? 80। वही हम लोग से पूछ रहा था। एक इस तरह बना दिए, यहाँ से बना के देखिए। देखिए नन गोल्ड जो है सेम है, इस कंडीशन में जो है यहाँ भी वही होने वाला है, क्या कि बढ़ क्या रहा है? सिर्फ गोल्ड। ठीक है, सेकंड तरीका बता देते हैं, वही चीज हुआ सब, दोनों को हम सेम करते हैं, नन गोल्ड दोनों स्थिति में सेम है, तो दोनों को सेम करिए। ऊपर अगर हम 3 से गुना करते हैं तो 3:12, यहाँ 4 से करते हैं 8:4 दिया 12, यानी ये 12 ये 12 कर दिए, तब ये 3 होगा, ये 8 होगा। कितना का गैप है? 3 से 8 पर पहुंचने में 5, यही 5 का वैल्यू है 20, 20 बढ़ रहा था, 1 का वैल्यू क्या है? 4। तो 12 और 3 15, टोटल 15 है वैल्यू, 15, 1 का वैल्यू 4 है, तो 15 चौके 60। पहले कितने सिक्के थे? 60। अब कितने हो गए? 20 और जोड़ दीजिए 80, या यहाँ देखिए 12 8 20, तो 20 चौक 80। बताए समझ में? जिस तरह आपको बनाने का मन बना लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट 15 नंबर पर।
एपी और ए क्यू केंद्र ओ वाले किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु ए से खींची गई दो स्पर्श रेखाएं हैं। एपी और ए क्यू केंद्र ओ वाले वृत्त के बाह्य बिंदु से एपी और ए क्यू खींचा गया है, ठीक है, एपी और ए क्यू। यदि पी ए क्यू इसका वैल्यू 40 है तो पी ओ क्यू सेंटर ओ है, इसको मिला देते हैं, यही पूछ रहा है पी ओ क्यू क्या होगा, ठीक है। यहाँ तो ओपी रेडियस है, ओ क्यू भी रेडियस है। हमेशा ध्यान रखना है त्रिज्या जो है वो स्पर्श रेखा के साथ 90 का कोण बनाता है, हमेशा ये ध्यान रखना है, ठीक है। कितना बनाता है? 90 का कोण। ये 90 तो ये 90। किसी भी चतुर्भुज के चारों कोणों का जो योग होता है वो क्या होता है? 360 डिग्री। ये देखिए ए पी ओ क्यू भी चतुर्भुज बन रहा है, तो 90 90 180, ये भी 40 और ये जो मान लेते हैं थीटा, इन सबों का योग 360 होना चाहिए। तो 90 90 180 है, शेष 40 थीटा भी 180 होना चाहिए, तब तो 360 पूरेगा। तो ये 40 है तो क्या होना चाहिए? 140, तब तो ऐड होकर 180 होगा। वही एंगल का वैल्यू क्या होगा? 140 डिग्री। चलते हैं नेक्स्ट 16 नंबर पर। प्रथम 47 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा? तो n लगातार नेचुरल नंबर का यदि वर्गों का योग पूछे तो होता है n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस वन बट्टा 6। जब वर्गों का योग पूछे प्राकृत संख्या का, ठीक है, n लगातार, यही जब औसत पूछ देगा n लगातार, तो टोटल औसत क्या होता है? सभी का योग बट्टे जितने संख्या है, तो सभी का योग तो ये हो गया। जब औसत पूछेगा तो इसी में जितने संख्या है उससे भाग देना है, संख्या है n, तो n से हम लोग जब भाग देंगे इसमें तो n से n कैंसिल होगा, तो क्या बच जाएगा? n प्लस वन इंटू 2n प्लस वन बट्टे में 6, यानी ये हो गया एवरेज के लिए, ठीक है। कितने हैं? 47। 47 यहाँ पुट करिए अब, 47 और ये क्या हो जाएगा? 48 गुने 47 का डबल, 40 40 80 या 7 7 94, और ये क्या हो जाएगा? 95 बट्टे में 6। इसे हल करिए, 6 8 48, 8 से गुना करिए, 7 7 60, क्या हो जाएगा इसका आंसर? बता गया समझ में? यही ध्यान रखना था इसमें। चलते हैं नेक्स्ट 17 नंबर पे। यदि 7200 पर 16% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्षों का साधारण ब्याज 9600 पर x प्रतिशत वर्ष की दर से 4 वर्षों के साधारण ब्याज के बराबर है, तो x का मान क्या होगा? SI सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? P गुने R गुने T बट्टे 100। P है धन, R है रेट, T है समय। तो ये देखिए पहला कंडीशन है 7200 रुपए है, रेट है 16%, समय है 3 बट्टे 100, ये ब्याज होगा। सेकंड कंडीशन में 9600 रुपए है, रेट है x और टाइम है 4 बट्टे 100। सेकंड कंडीशन में इतना ब्याज है, दोनों क्या है? बराबर। इसे कैलकुलेट करेंगे तो x निकल जाएगा जो कि रेट है। पता है समझ में? इसे हल करिए, x का वैल्यू निकल जाएगा। बस काट कुट कुट करना है, इसमें कुछ नहीं। 4 से 4 चौक 16, 4 से काटिए ये 24, 24 दिया 72, 3 दिया देखिए 9 आ गया। x का वैल्यू क्या आया? 9%, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट 18 नंबर पे। दिए गए ग्राफ का अध्ययन करें, उसके बाद पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर दें। ग्राफ 4 कंपनियों ए बी सी डी द्वारा निर्मित 3 उत्पादों पी क्यू आर की बिक्री को दर्शाता है, ठीक है, ये सब पी क्यू आर है। तो कंपनी सी का कुल उत्पादन कंपनी ए के कुल उत्पादन का कितना परसेंट है? तो कंपनी सी का कुल उत्पादन कितना है? जोड़िए, 8 9 17 23, ठीक है। और कंपनी ए का कुल उत्पादन देखते हैं कितना है? 9 6 15 8 23, यानी सेम है। तो कंपनी सी जो है, कंपनी का कितना परसेंट है? 100% है टोटल। कंपनी सी 23 है, तुलना करना ए से, ये भी 23 है, 23 का कितना परसेंट है? तो 100% हो गया। ये बताना समझ में, जिससे तुलना करते हैं वो नीचे, जिसका तुलना करते हैं वो ऊपर, गुने 100% कर देना है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट 19 नंबर पे। 10 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर भुजाओं वाले त्रिभुज एबीसी और 13 सेंटीमीटर कर्ण और लंबों में से एक 12 सेंटीमीटर की एक लंब वाले समकोण त्रिभुज का एरिया में कितना अंतर होगा? यानी एक त्रिभुज है जिसकी भुजाएं 10 20 20 है, एक और त्रिभुज जिसमें कर्ण 13 है, लंब 12 है, दोनों के एरिया का अंतर बताना है, क्या होगा? √2 √3 सबका मान दे रखा है, ठीक है। पहला त्रिभुज एबीसी है, त्रिभुज एबीसी लेते हैं, ए बी सी, दो भुजा 20 20 है और एक भुजा 10 है। एक सेकंड त्रिभुज लेते हैं, इसमें लंब है 12 और कर्ण है 13, दोनों का एरिया का अंतर बताना है। तो समकोण त्रिभुज का एरिया क्या होता है? 1/2 गुने लंब गुने आधार, ठीक है। तो लंब 12 है, आधार पता करना है। तो किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का जो स्क्वायर 90 होगा, कर्ण का जो स्क्वायर होता है 13 का स्क्वायर, लंब यानी 12 का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। जस्ट पीछे भी बताए थे, 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144, इधर भेजेंगे घटे 144, घट के आ गया 25 बराबर आधार का स्क्वायर। यहाँ से आधार क्या जाएगा? 5। क्लियर? 1/2 लंब है 12, आधार है 5, 2 6 के 12, 6 5 क्या आ गया? 30 सेंटीमीटर स्क्वायर त्रिभुज पी क्यू आर का एरिया निकला। अब हमें एबीसी का निकालना है, तब तो अंतर बता पाएंगे।
त्रिभुज एबीसी का एरिया निकालते हैं। ये एक है समद्विबाहु त्रिभुज, दो भुजा इक्वल है। तो इसमें देखिए अगर बीच का एंगल दे रखा होता तो इसके लिए एक फार्मूला होता है, और नहीं दे रखा है तो हीरोन से निकालेंगे, हीरोन से निकाल सकते हैं, ठीक है। बट यहाँ देखिए यदि हम इससे इस पर एक लंब डाल दें 90 का, बोल मान लेते हैं ई है, ठीक है। तो ए ई सी एक समकोण त्रिभुज है, उसी प्रकार ए ई बी भी एक समकोण त्रिभुज है। तो ई 20 है, ई 20 है। जब भी समद्विबाहु त्रिभुज में इस तरह लंब डालते हैं दोनों इक्वल होता है, ठीक है। ये भी 5 होगा तो ये 5 होगा। अब समकोण त्रिभुज ए ई सी का एरिया क्या होगा, 1/2 गुने लंब ए ई गुने आधार 5 है तो 5, यही तो होगा। यही हमें पता करना है। दोनों त्रिभुज में सेम बात है, 1/2 लंब हो गया ए आधार हो गया 5, दोनों का एरिया सेम है। तो लिख सकते हैं 2 गुने एक त्रिभुज का एरिया कर दिए तो त्रिभुज एबीसी का एरिया निकल जाएगा। बात आ रहा है समझ में, त्रिभुज एबीसी का एरिया निकल गया, 2 से 2 कैंसिल, यानी ए ई गुने 5। हम पता करते हैं ए ई क्या है। देखिए ए ही समकोण त्रिभुज में 90 कर्ण, ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार। सेम यहाँ फॉर्मूला लगा दीजिए, कर्ण क्या है 20 का स्क्वायर, लंब ए ही नहीं पता है, ए का स्क्वायर, आधार पता है तो 5 का स्क्वायर। तो 20 का स्क्वायर क्या होगा 400, 5 का स्क्वायर घटे 25 बराबर ए का स्क्वायर। ये समझ में आ रहा है। अब यहाँ घटाना पड़ जाएगा 375 बराबर ए का स्क्वायर, तो यहाँ से ए बराबर रूट अंडर 375। अब 375 को तोड़िए, ये क्या आएगा, 5 से भाग देने 25, देखिए 25 गुने 15 लगता है टूट जाएगा, 25 दहाई 250 और 25 5 125। तो 25 का देखिए 5 बाहर और रूट बच गया रूट अंडर 15। 15 इसलिए कर लिया, रूट अंडर 15 का वैल्यू दे रखा है। तो ए का वैल्यू क्या है 5 रूट अंडर 15 गुने में 5, ठीक है। तो 5 रूट 15 का वैल्यू है 3.87 गुने 5। इसे आपस में मल्टीप्लाई करिए तो अपने हिसाब से मार देते हैं, ये आ जाएगा 96.75। यानी त्रिभुज एबीसी का एरिया इतना हो गया, पी क्यू आर का इतना था, दोनों का अंतर बताना है 66.75। बताया समझ में, ये इसका आंसर हो गया। नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में बताना जरूर है, फिर से उस क्वेश्चन का वीडियो बना के अपलोड कर देंगे। चलते हैं नेक्स्ट 20 नंबर पर। यदि ए बी बराबर 6:8 है, बी सी बराबर 7:10 है, तो ए बी सी का मान क्या होगा बताना है। ढेर बार हो चुका है, खुद बनाइएगा इसे हम नहीं बता रहे हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट 21 नंबर पे। कॉस 24 डिग्री बराबर m/n है तो कॉसेक 24 और कॉस 66 का वैल्यू क्या होगा वो पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए सबको हम 24 में ले जा रहे हैं, 24 में तो इसको भी 24 में लेते हैं। कॉसेक बराबर क्या लिख सकते हैं, कॉसेक 24 को कॉसेक थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा, कॉसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा, यानी कॉसेक 24 1/sin 24 डिग्री माइनस। अब कॉस 66 है तो ध्यान रखना है कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा। तो कॉस 66 को लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 माइनस 24 66 होगा, तो 1/sin 24 डिग्री माइनस ये हो जाएगा साइन 24 डिग्री। अब करिए भिन्न का घटाओ, नीचे रह जाएगा साइन 24 ही, तो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर 24 डिग्री। क्लियर, साइन स्क्वायर 24 डिग्री। अब देखिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1, थीटा बराबर 1। ऐसा लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और साथ ही साइन स्क्वायर लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि साइन थीटा बराबर रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। इतना लिख सकते हैं हम। वो चीज़ यहाँ पे करिए, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, इसमें लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब कॉस स्क्वायर 24, और साइन 24 लिख सकते हैं रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर 24। यही आप कॉस 24 पुट करिए, ऊपर हो गया m/n का होल स्क्वायर, नीचे हो गया रूट अंडर 1 माइनस m/n का होल स्क्वायर। बस इसे ही कैलकुलेट करके जो ऑप्शन के हिसाब से मार दीजिए। ऊपर हो गया m स्क्वायर बट्टे में n स्क्वायर बट्टे नीचे देखिए क्या बचा रूट अंडर 1 माइनस m स्क्वायर बट्टे n स्क्वायर। इसे इनका घटाव करिए तो ये बच जाएगा, इसी को सिर्फ देख रहे हैं n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर बट्टे में n स्क्वायर। ये क्लियर। अब देखिए m स्क्वायर बट्टे n स्क्वायर, दो n में से एक n बाहर आता, ऊपर चल जाएगा ये पलट के ऊपर n, नीचे बच जाएगा रूट अंडर n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। 2n है, एक n है, तो यहाँ भी एक n बचेगा, यानी आंसर क्या होगा m स्क्वायर बट्टे n रूट अंडर n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। ऑप्शन नंबर 3 हो गया उसका आंसर, ठीक है। क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट 22 नंबर पे। एक समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण बी 90 है, एक समकोण त्रिभुज है एबीसी है जिसमें कोण बी 90 है, बी को कर दिए 90 डिग्री, tan ए 1 है, ठीक है। तो tan ए 1 है, tan 45 का वैल्यू क्या होता है 1, तो tan ए जो 1 है तो ये मतलब 45 डिग्री बताना चाह रहा है, तो ये भी क्या होगा 45 होगा। बता रहा है समझ में, 1 है तो ये 1 होगा, ये भी 1 होगा।
टेन बराबर होता है लंब बट्टा आधार। टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टे में आधार। लंब बट्टा आधार बराबर क्या है, एक है, दोनों की इक्वल है, ये बोलना चाहा। ये एक होगा तो ये क्या होगा, एक होगा, तो सेम होना है, ठीक है। तो कर्ण क्या होगा, एक है एक है, तो कर्ण होगा कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब है एक का स्क्वायर तो 2 बच गया, तो कर्ण हो गया √2। क्लियर, कर्ण क्या √2। अब हमसे पूछ रहा है 4 sin A इंटू कॉस ए, 4 sin A इंटू कॉस ए। तो कुछ नहीं, 4 sin ए 45 है, sin 45 क्या होगा 1/√2। उसी प्रकार cos 45 क्या होगा 1/√2, ठीक है। तो यहाँ से निकालने की जरूरत ही ना पड़ा, 2 का 2 बाहर, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या होगा इसका आंसर, ठीक है। क्लियर हो रहा है तो ठीक है, प्रॉब्लम होगा तो कमेंट में जरूर बताना है। नेक्स्ट 23 नंबर पर, एक कंपनी में सभी कर्मचारियों को समान वेतन मिल रहा है। यदि कर्मचारियों की संख्या 20% बढ़ जाती है और प्रति व्यक्ति उनके वेतन 18% कम हो जाते हैं, तो कुल वेतन में कितने % का प्रभाव पड़ा। कर्मचारी बढ़ रहा है तो उनका वेतन कम रहा है, तो ओवरऑल क्या प्रभाव पड़ा पूछ रहा है। मान लेते हैं 100 कर्मचारी था, उनका वेतन भी 100 था, तो हमें इतने रुपए पहले खर्च होते थे। कर्मचारी बढ़ के 120 हो गया, उनका वेतन 18% घट गया, 100 में 18 यानी घट के 92 हो गया। तब हमारा खर्च कितना होगा, 120 और 82 होगा, 18% घट रहा है, आपस में मल्टीप्लाई करिए, करीब आ जाएगा 9840। ये जो हम लिख रहे हैं ऑप्शन के हिसाब से हम लिख पा रहे हैं, तो गुणा करके लिख लीजिए, ठीक है। यानी 100 में हटा देते हैं, यानी पहले 1000 था तब 984 हो गया, कम हुआ, कितना कम हुआ है 16 कम हुआ है, किस पे 1000 था पहले, 100%, यही कमी हो गया, इसलिए कैसे तो 1.6% की क्या हो गई कमी। ये क्वेश्चन आया समझ में, नए आदमी को हो सकता है ना समझ में आया हो, तो कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। हम बढ़िया से समझा देंगे और तोड़ तोड़ के, कमी % क्या होता है, बढ़ाएंगे कितना किस तरह बढ़ता है, वो सारा समझा देंगे। यह बोर्ड मार्क्स का क्वेश्चन, खुद हल करिए इसको। चलते हैं 25 और आज का लास्ट क्वेश्चन। पाइप ए और बी एक टंकी का क्रमशः 15 घंटे 25 घंटे में भर सकते हैं, जबकि पाइप सी पूरी टंकी को 40 घंटे में खाली कर सकता है। तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं, लेकिन पाइप ए 5 घंटे बाद बंद हो जाता है, टंकी का शेष भाग कितने घंटे बाद भर जाएगा, ठीक है। देखिए ए बी है, ये 15 घंटे में और ये 25 घंटे में भर सकते हैं, और सी जो है 40 घंटे में खाली कर सकता है, ठीक है। मैंने लगा देते हैं। अब लेते हैं हम लोग तीनों का एलसीएम, जैसा कुछ बहुत बार बता रखे हैं, तीनों का एलसीएम लेते हैं, इसे ही टोटल टंकी का क्षमता समझना है। एलसीएम 600, तो 15 घंटे में भरता है, टोटल 600 है, तो भाग दिए तो आ गया 40, यानी समय से टोटल में भाग दिए तो 40 क्या हो गया कैपेसिटी, यानी ये जो है पर घंटे 40 भर सकता है। अब 25 से भाग देंगे तो आ जाएगा 24, बी जो है पर घंटे 24 भर सकता है, ठीक। और सी से भाग देंगे तो आ जाएगा 15, सी जो है पर घंटे 15 खाली कर सकता है, उसका क्षमता होगा। अब तीनों एक साथ चालू हुआ था, ठीक है, तीनों पाइप एक साथ खुले जाते हैं, तो तीनों एक साथ चलेगा तो क्या होगा, ए 40 भरेगा, बी 24 भरेगा, 40 और 20 दोनों मिलकर 64 भरेगा, बट सी जो है वो 15 खाली करता है, तो 64 में से 15 घटा दिए, बच गया 49, यानी कि जब तीनों साथ में चले तो पर मिनट 49 ही भर पाएंगे, ठीक है, पर घंटा। 5 घंटे बाद ये बंद होता है, 5 घंटे तक तीनों चला होगा, तो 49 गुने 5 कितना आ गया 245, ये 245 भर चुका था तब जाके ए बंद होता है। हमारे पास 600 टोटल था क्षमता, तो 245 भर चुके हैं, तो बचा हुआ है 355। अब शेष भाग को, टंकी के शेष भाग को कितने घंटे बाद भरा जाएगा, शेष 355 अब भरना बाकी है, ये बंद हो चुका है, तो खुला कौन है, बी और सी, यानी बी जो है 24 भरता है, तो सी 15 खाली करता है पर घंटे, यानी कितना बचा 9, यानी पर घंटे 9 भराएगा आप सिर्फ, ठीक है। अब 355 भरना है तो कितना समय लगेगा, टोटल में 9 से भाग दे दिए, इतना समय लगने वाला है अब शेष बचा हुआ भरने में, इसे बदल लीजिएगा पूर्णांक में तो आ जाएगा 39.4 इतने घंटों में वो भरा जाएगा लास्ट। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, जो भी प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, उसका हम उस क्वेश्चन का स्पेशल सोल्यूशन करके वीडियो अपलोड कर देंगे। इलेक्शन ड्यूटी के कारण और मेरा तबियत भी खराब हो गया था, जिस कारण वीडियो 10 दिनों से नहीं आ पा रहा था, अब कोशिश करूंगा वीडियो पर डे रहे, ठीक है। साथ में समय निकाल के लाइव क्लास भी रात में रखूंगा, ठीक है। मैथ का डिस्कशन मिसलेनियस रहेगा उसमें, तो उसका भी चलेगा, और डेली प्रीवियस क्वेश्चन का एक वीडियो अपलोड होगा, ठीक है। जिस तरह भी एसएससी सीजीएल का चल रहा है उसी प्रकार किसी भी एग्जाम का जो भी आप चाहते हैं कमेंट में बताइए, उसका भी हम चालू कर देंगे। रेलवे ग्रुप डी का भी एग्जाम होने वाला है, यदि कहिएगा तो उसका भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का वीडियो सोल्यूशन देंगे, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो भी कैंडिडेट तैयारी कर रहे हैं उनके बीच शेयर जरूर करें, और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं, वहाँ PDF देंगे, उसके बाद उसका सोल्यूशन वीडियो का लिंक भी देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।